हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आज की हमारी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट में। और ये सुबह की आपकी जो क्लास हुई है उसी का एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट है। ये आपको बता दूं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि एंड में आपको मैं 2-3 बातें बताऊंगी कि जैसे कैसे जो बेस्ट तरीका होता है कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, और कैसे नोट्स बनाने वगैरह की चीज़ें हैं या कैसे रिविज़न करते हैं, इन पर मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगी कैसे स्मार्ट स्टडी आप कर सकते हैं। और चूँकि मैंने एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की क्लास में भी बताया है कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, और कैसे रिवीजन करना है और कैसे अपने स्टडी को एक इफ़ेक्टिव तरीके से लेकर चलना है ताकि जो है आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सके और लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सके। इन सारी चीज़ों पे मैं आपको एंड में बताऊंगी। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत सारे लोगों की सुनना ना चाहते हूँ, लगे कि लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर के रूप में ना ले। आपकी लास्ट में आपके पास चॉइस होगी कि आप चाहें तो पूरे एंड तक देखें और बाकी आप प्रश्नों के बाद से ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम के तहत समावेशिता यानी इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए सबसे गरीब परिवारों को किस नेटवर्क से जोड़ा जाता है। जो सबसे गरीब परिवार है उसको किस नेटवर्क से जोड़ा जाता है समावेशिता के तहत, ठीक है, एनआरएलएम में। तो केवल जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जहाँ पे भी केवल शब्द हो उसको काट देना है, बिना देखे उसको काट दीजिए पहले, और जो ऑप्शन बचा वो आपका राइट जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिना पढ़े आप इसका राइट जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। क्योंकि मैंने बताया था कि 99% केसेस में क्या होते हैं, जो सिर्फ या केवल वाले प्रश्न होते हैं वो गलत ही होते हैं, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह नेटवर्क से जोड़ना जो है समावेशिता के तहत क्या होता है, एक नेटवर्क के रूप में वर्क करता है, ठीक है। गरीब परिवार को इससे जोड़ने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए एनआरएलएम संस्थानों में कौन सा अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पारदर्शिता में को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जो है सबसे बेटर तरीका है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको यहाँ पे केवल नज़र आ रहा है और यहाँ पे केवल नज़र आ रहा है, इन दोनों को काट देते हैं। अब बात करते हैं कि दो ऑप्शन को पढ़ते हैं। कार्यवाही और वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना और दूसरा है बाहरी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना। तो पारदर्शिता के अंतर्गत जो आता है वो बाहरी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना नहीं आता है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर जो बी है, कार्यवाही और वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना इसका लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप भी साथ साथ में प्रश्नों को करते हुए चलिए। अगर लगता है कि आपको मैं फास्ट हूँ तो जैसे ही प्रश्न आ रहा है उसको पॉज कीजिए, ठीक है, प्रश्नों को स्वयं भी पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का प्राथमिक उद्देश्य एनआरएलएम के संदर्भ में क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि संस्थाओं के सदस्यों को लाभ वितरित करना है, या केवल, इसमें केवल है तो इसको काट देते हैं, हम इसको पढ़ते ही नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि संस्थानों को उनके प्रदर्शन और वित्तीय प्रबंधन के लिए समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाना, और चौथा है नियमित रूप से सरकारी योजनाओं की जानकारी इकट्ठा करना। तो अकाउंटेबिलिटी में सरकारी योजनाएं अकाउंट नहीं की जाती हैं और संस्थानों को लाभ, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यानी जवाबदेहिता का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, संस्थानों को उनके प्रदर्शन और वित्तीय प्रबंधन के लिए समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाना यानी जवाबदेह ठहराना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम में सामुदायिक स्वावलंबन यानी कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस के मूल्य को सबसे अधिक कौन सी गतिविधि जो है बढ़ावा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौथे में केवल वाला है तो इसको काट देते हैं, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। बाकी तीन ऑप्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि गैर सरकारी संगठनों पर पूर्ण निर्भरता है, या स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की सरकारी सब्सिडी प्रदान करना है, स्वयं सहायता समूह के संसाधन जैसे बचत और आंतरिक ऋण और सामुदायिक निवेश यानी CIF को प्रभावी प्रभावी उपयोगिता है। तो जो इसका राइट जवाब होगा आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो सी है स्वावलंबन की बात कर रहा है, यानी स्वयं के आंतरिक संसाधन जैसे बचत और आंतरिक ऋण को सामुदायिक निवेश फंड यानी CIF का प्रभावी उपयोग होता है, ठीक है। कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आप प्रश्नों को करते हुए चलिए, मैं बार बार कह रही हूँ और हर क्लास में मैं बोलती हूँ कि प्रश्न आप स्वयं करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, मेरे करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्लास सिर्फ प्रेजेंट करवा सकती हूँ, पढ़ना आपको है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या अगर आप सिर्फ क्या हो रहा है कि इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बस आंखों से देख रहे हैं, आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप यहीं से स्किप करके चले जाइए, ठीक है। वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है,
क्योंकि जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो 10 15 20 मिनट आप यहाँ पे टाइम खर्च कर रहे हैं तो बेकार का ही कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ लाभ तो होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम के मूल्य यानी स्वामित्व यानी ओनरशिप का सबसे स्पष्ट उदाहरण क्या है। आप प्रश्नों को करते हुए चलिए, चाहे भले ही आप गलत आंसर दीजिए लेकिन प्रश्न को ज़रूर करिए, ठीक है। बिना किए अगर आप नहीं कर रहे हैं प्रश्नों को तो मैं कह रही हूँ कि क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर दीजिए, कुछ और देख लीजिए, इससे तो बेटर वही होगा। मिशन के कर्मचारियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए सभी निर्णय लेना। दूसरा है स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के सदस्यों द्वारा अपनी बैठकों का एजेंडा और नियम स्वरूप तय करना। सरकारी अधिकारियों का नियमित रूप से स्वयं सहायता समूह में बैठक में शामिल होना है, या सभी रिकॉर्ड्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सभी रिकॉर्ड्स को ब्लॉक परियोजना जो ब्लॉक कार्यालय में जमा कराना होता है। तो आपको पता है जो स्वामित्व होता है, ऑनरशिप का मतलब होता है कि जो स्वयं सहायता समूह सदस्य हैं अपने एजेंडों और नियमों को स्वयं तय करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि जो स्वयं सहायता संगठन होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाने का काम करते हैं, उसमें जो जो चीज़ें उनको लागू करनी है या जो भी चीज़ें हो वो स्वयं निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम के तहत समावेशिता का विशेष ध्यान किस पर केंद्रित है। जो समावेशिता होती है उसका विशेष ध्यान किस केंद्रित है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, इसको भी काट देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो गया। सबसे गरीब और कमजोर परिवार, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट जवाब हो। जो समावेशिता का विशेष रूप या विशेष किस पर ध्यान दिया जाता है, तो सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों पर भी इसका ध्यान दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट एनआरएलएम के किन दो मुख्य मूल्यों को लागू करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। तो स्वावलंबन या स्वामित्व है, समावेशिता और सामुदायिक भावना है, या पारदर्शिता और जवाबदेहिता है, या वित्तीय समावेशन और कौशल निर्माण होता है। तो आपको पता है कि सोशल ऑडिट का मतलब होता है पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। क्लासेस में आपने इसको अच्छे से देखा हुआ है, मैंने अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से बताई हुई है। अगला कह रहा है कि वह कौन सा समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय जो है गरीब समुदाय के संस्थान जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीओस, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सके। तो ये कैसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो बताती है। तो जवाबदेही है, पारदर्शिता है, समावेशिता है, या सामुदायिक स्वावलंबन है। तो आपको पता है जो सामुदायिक स्वावलंबन की भावना होती है वो कहती है कि अपना जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो भी चीज़ें हैं उसी पर निर्भर होनी चाहिए, ना कि बाहर के किसी संस्थान पर निर्भर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनआरएलएम का मुख्य मूल्य नहीं है, ठीक है। एनआरएलएम का जो मुख्य मूल्य नहीं है तो समावेशिता है, सामुदायिक स्वावलंबन है, पारदर्शिता है, या बाहरी निर्भरता है। तो बाहरी निर्भरता इसका मुख्य मूल्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी राइट जवाब होगा। यहाँ पे बात करें कि एनआरएलएम का मुख्य मूल्य सामुदायिक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन है, न कि बाहरी निर्भरता। और अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि एनआरएलएम के संदर्भ में जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में केवल है, तो इसको काट देते हैं। अगला कह रहा है कि संस्थानों को उनके कार्यों और परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाना है, या गरीब परिवारों की पहचान करना है। तो जवाबदेहिता का मतलब होता है कि जिम्मेदार ठहराना, यानी संस्थानों को उनके कार्यों और परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। तो ये आपके 10 प्रश्न थे। इसको जो क्लासेस आपकी हुई हैं उसी के आधार पर ये क्लासेस थी, ठीक है। ये प्रश्न सारे उसी पे आधार थे। अब बात करते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो रिवीजन का जो चीज़ें होती है कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं उसको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आपने आज की नोट्स बनाया, मम्मी, ठीक है। नोट्स बनाने की बात है, जैसे रिवीजन करने की बात मैंने बोला कि रिवीजन आप कैसे करें। जैसे आज आपने जो नोट्स बनाया, जैसे क्लास नोट्स आपने बनाया, उसको आज एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आज आप पढ़ लीजिए उसको, जो भी नोट्स बनाया उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर कल नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है। आज छोड़ के कल आपको उस रिवीजन नोट्स को नहीं देखना है, परसों आप उस नोट्स को देखिएगा, यानी एक बार फिर से
एक दिन बाद आप उसको रिवाइज करिएगा। जैसे आप आज ने आपने जो सुबह की क्लास का नोट्स बनाया उसको कल रिवाइज ना करके परसों रिवाइज कीजिएगा। फिर उसके बाद 7 दिन बाद एक कैलेंडर बना लीजिएगा, जैसे एक टाइम पीरियड कैसे करके बना लीजिएगा। ठीक है, आज जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने आज पढ़ा उसका डेट लिखिए, फिर 2 दिन बाद जो डेट होगा उस पर आपको रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद आपको सेम चीज़ को रिवाइज करना है और उसको रिवीजन करने के बाद उसको टिक कीजिए और फिर 1 महीने बाद जो चीज़ है उसको फिर से रिवाइज करिए। जब ऐसे आप रिवीजन करते हैं ना 4 फॉर्मेट में करके, हालांकि ये 3 फॉर्मेट में, क्योंकि आज जो हमने पढ़ा उसको नहीं लेते हैं, उसके बाद आप 3 फॉर्मेट में जब इसको रिवाइज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म रिवीजन होता है। ठीक है, जो चीज़ें आपने 1 महीने पहले जो पढ़ी हुई है अगर आप उसका रिवीजन आज करते हैं तो आप वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। जब इस तरह से आप 3 जो फॉर्मूला है इस तरह से जब आप रिवीजन करते हैं ना तो बेस्ट तरीका है, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, मैं जो है इसी तरीके से रिवीजन करती थी, या आप भी जो चीज़ें मुझे रिवाइज करनी होते ये मैं इसको अप्लाई करके रिवीजन करती थी और ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा। जो मैं चीज़ें भूलती जा रही हूँ वो लंबे समय तक याद रहती थी मुझे। तो इस तरीके से आप क्या करना है, रिवीजन का जो प्रैक्टिस है, जो इस भी क्लास को आप करते हैं, जो भी पढ़ते हैं आप उसका रिवीजन इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट बना लीजिए, ये सबसे मेरे लिए सबसे कारगर रहा है और मैं अपना जो वास्तविक अनुभव है उसी को आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक तरीका अगर मैं बताऊं कि पढ़ने का जो तरीका जो मैंने उसमें भी बताया था, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की क्लास में मैंने सेम चीज़ बताई थी, वही सेम चीज़ आपको भी बता रहा हूँ। जैसे आज आपने सुबह की क्लास की, मैं बताती हूँ कि किसी भी क्लास को करिए ना आप तो 3 बार ज़रूर करिए। प्रैक्टिस सेट भी 3 से 4 बार करिए, क्लास भी 3 से 4 बार करिए। उसका एक रीज़न होता है, हालांकि एक बार दूसरी बार में आप बोर हो जाएंगे क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो उसकी कोशिश, इसका दूसरी बार तो ज़रूर देखिए, भले ही तीसरी बार ना देखिए लेकिन दूसरी बार ज़रूर देखिए। इसका एक कारण मैं बताती हूँ। जैसे आपकी आज की जो सुबह की क्लास हुई, ठीक, और आपका शाम को ये प्रैक्टिस सेट आपको मिला, तो आपने प्रैक्टिस सेट में देखा कि कौन कौन से कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं, ये नोट कीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि आपने आज के प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए और कितने आपके प्रश्न गलत हुए हैं। जो प्रश्न गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, किन पॉइंट्स की वजह से गलत हुए हैं, ये ध्यान रखना है। फिर क्लास पे रिटर्न होके, फिर जो आज की सुबह की क्लास हुई उस पर फिर रिटर्न होके जाइए और उस क्लास को फिर से देखिए। जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जो प्रैक्टिस सेट में या पेपर में पूछे जाते हैं और वो पॉइंट हम जो है क्लास में छोड़ देते हैं। आपके पास यहाँ पे जो चांस है कि आपने जो आज की क्लास की, सुबह शाम की प्रैक्टिस सेट की, तो उसका फिर से बैक आके उस चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या छूट गया। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको एग्ज़ाम दिया, अब आप आके फिर तो घर पे देखेंगे नहीं कि कौन सा ठीक था या कौन सा गलत था, वहाँ पे जो हो गया सो हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास चांस होता है सुधार करने का। जो जो पॉइंट्स आपके छूट गए हैं फिर से उसको अपने नोटबुक में जो आप नोट्स बनाते हैं, क्लास नोट्स, उसमें नोट कीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिस हो गए थे उनको नोट कीजिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है, उस जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका एक ही रीज़न होता है कि चीज़ें किन, जो मेन पॉइंट है, क्या स्टूडेंट उनको अपने क्लास नोट्स में या अपना उन्होंने जो नोट्स बनाया उसमें ऐड किया हुआ है या छोड़ दिया है। तो जब हम इसको करते हैं तो इससे पता चलता है कि मैंने क्या क्या मेन पॉइंट छोड़ा है और क्या क्या ऐड किया है। ठीक है, तो जो चीज़ें मेन थी, अगर आपका प्रैक्टिस सेट में वो चीज़ें आई हैं या जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, तो अगर उन चीज़ों को आपने कवर किया है अपने नोट्स में या नहीं किया है, अगर नहीं करते हैं तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसका फिर से रिवीजन करेंगे। ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करिए। ठीक है, उतनी बहुत आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। ठीक है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर हम सही दिशा में सही प्रयास करते हैं और ऊर्जावान बने रहते हैं लंबे समय तक, तो आपको पता है कि निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ये 2 तरीके हैं जो क्लास वगैरह करते हैं हम उसको लेके। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करती थी या जो मैं कोई बुक पढ़ती थी या कोई क्लास अटेंड करती थी, तो मेरे से जो पॉइंट्स मिस हो जाते थे उसको मैं वैसे ही करके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पहले प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करती थी कि प्रश्न क्या गलत हुए, क्या सही हुए, क्यों गलत हुए, अगर गलत हुए तो कितना गलत हुए और क्या क्या पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया। फिर मैं उस
चैप्टर पे रिवाइज करके फिर से रिवीजन करने के लिए आती थी, फिर से एक बार फिर से मैं उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करती थी और जो मेरे से इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए हैं, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में या जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स में उपलब्ध थे, वो अगर मेरे से छूटे हैं तो मैं उसको फिर से एक बार नोट्स कर लेती थी। इससे क्या होता है कि एक भी चीज़ जो है आपकी छूटती नहीं है और आप जब उसका रिवीजन करने लगते हैं और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जब आप प्रश्न देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरे से कोई चीज़ छूटी नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो ये 1-2 तरीके हैं जिससे आप अपने स्टडी को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है, और सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ये रही कुछ बातें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।